हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीर, वो तस्वीर जिस पर आज विवाद शुरू हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की एक हीरोइन और उस हीरोइन ने जो सवाल उठाए हैं उसको लेकर अब विवाद शुरू हुआ है। आपके सामने देखिए, ये नुसरत जहां हैं। जी हां, बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस हैं और टीएमसी से तेज तर्रार सांसद भी हैं। लेकिन नुसरत को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, या कह लें कि बहुत चौंकाने वाली खबर भी है कि नुसरत की शादी ही इनवैलिड है। ये सवाल नुसरत खुद ही उठा रही हैं। नुसरत जहां ने अपनी शादी को लेकर जो सवाल किए हैं उससे उनकी शादी ही कटघरे में हो गई है। यानी कि सवाल है कि नुसरत ने अपनी ही शादी पर विवाद क्यों खड़ा किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस शादी को लेकर वो खुश दिखाई देती थी उसी पर उन्होंने सवाल क्यों खड़ा कर दिया है। नुसरत ने अपनी ही शादी पर जो बातें कही हैं उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि नुसरत की शादी नहीं हुई तो फिर मांग में सिंदूर किसके नाम का वो लगाती हैं, सवाल यह भी है। और इसके साथ सवाल यह भी कि आखिर क्या दूसरी मोहब्बत के लिए शादी तोड़ रही हैं नुसरत जहां? क्या दूसरी मोहब्बत के लिए वो इस शादी को ठुकरा रही हैं? नुसरत की शादी कंट्रोवर्सी पर पति ने क्या कहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पति ने क्या कहा है। क्या नुसरत के पति ने नुसरत के एटीएम से पैसे निकाले? क्या उनकी ज्वेलरी ले ली? आगे नुसरत क्या करेंगी? निखिल जैन क्या एक्शन लेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब आपको दमदार 10 में आज मिलने वाला है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के नेशन इन्वेस्टिगेशन से। क्या वैक्सीन लेने से पहले देश के मुसलमानों में वैक्सीन फोबिया क्रिएट किया जा रहा है? क्या अफवाह फैलाने वाले की स्पीड, आवाज की रफ्तार और बिजली से भी ज्यादा तेज है? क्योंकि वैक्सीन देने वाली टीम के पहुंचने से पहले ही अफवाहबाज इतने हावी हो जाते हैं कि लोग वैक्सीन नहीं लेने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं, खासकर मुस्लिम इलाकों में। आज का नेशन इन्वेस्टिगेशन इसी पर है। किस वजह से आप नहीं लगवाए? डरे है, समझ लीजिए। तो क्या लगता है, क्या डर? अरे लगवाता जितना लगवाई ना आदमी मर जाते हैं। अच्छा अच्छा लगवाई आपने? ये सर अभी तो नहीं लगाई। क्यों नहीं लगवाई? जब आप कोई महल के अंदर कोई बड़ा छोटा रहेगा जब भी तो लगाएंगे। अभी कोई इस तरह का माहौल नहीं है यहाँ पे। एक तरह का सुई निकला नहीं है, 2-3 तरह का सुई है। इधर यानी गरीब को कुछ और दिया जा रहा है, उधर अमीर को कुछ और दिया जा रहा है। यही तो हो रहा है। और जिस कोरोना ने लाखों लोगों की जान ले ली, आज उस कोरोना को वैक्सीनेशन से हराने का वक्त है। लेकिन इन सब के बीच ये लोग भी हैं जो अफवाह के संक्रमण से वैक्सीन फोबिया के शिकार हो रहे हैं और वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। वैक्सीन से कतराने के पीछे सबके अलग अलग दावे और अलग अलग बहाने हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों में मस्जिदों से टीका लगवाने की अपील की जा रही है। लेकिन मस्जिदों से हो रहे ऐसे ऐलान का कितना असर हो रहा है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम बिहार में पटना जिले के भुसौला दानापुर गांव के मुस्लिम टोला पहुंची। तो यहाँ भी वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म नजर आया। सुई में क्या दिक्कत है वैक्सीन? हमको कोई सा बीमारी नहीं है। क्या नाम है आपका? नूर आलम। तो नूर आलम, आपको नहीं लगता है कि सुई लेने से आपके घर के लोग सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हमको लगता है। आप लोग सुइया ली कोरोना का? ना, ये सब शिकायत ना है। आप लोग सुई क्यों नहीं ले रहे? जो उपलब्ध है सुई वही लोग ले रहे हैं, तो उससे तो लोग ठीक बचाव कर रहे हैं अपना कोरोना से। चलिए, तो अफसर भाई ये कह रहे हैं कि हम सुई नहीं लेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है, लोग मर रहे हैं, तो सुई लेने से कोई फायदा नहीं है। भुसौला दानापुर गांव के मुस्लिम टोला में तो कुछ लोग वैक्सीन पर बात करने से ही कतराते नजर आए और कुछ पूछने से पहले ही दरवाजा बंद कर देते हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम
आगरा की नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंची, जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन यहां वैक्सीन लगवाने के लिए हिंदू ही आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वैक्सीन से दूरी बना रखी है। थोड़ा सा वहाँ उन लोगों का टर्नओवर कम है और बार बार अपील करने के बाद भी हम लोग अपील भी करते हैं और उन्हें समझाते भी हैं, तो उनके अंदर कुछ भ्रांतियां हैं जो उसको निकालने की आवश्यकता है। बार बार हमें एडवोकेसी टीम भेजनी पड़ती है, उनके धर्मगुरुओं से संपर्क करके हम लोग बताते हैं कि इस वैक्सीन में कोई बुराई नहीं है। इससे पहले ये सेंटर मंटोला इलाके में था, जहां ज्यादातर घर मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन सेंटर पर काम करने वाली नर्स बताती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहां वैक्सीन लगवाने आते ही नहीं थे। मजबूरन वहां से सेंटर को शिफ्ट करना पड़ा। मुस्लिम लोग नहीं करवा रहे थे, बाकी लोग सब करवा रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम लोग नहीं लगवा रहे थे? हाँ। क्या समस्या आ रही थी, क्या कह रहे थे वो लोग, क्यों नहीं लगवा रहे हैं? नहीं लगवा रहे, उनका मन, वो कह रहे मुझे कोविड की वैक्सीन नहीं लगवानी है। क्या है कि मंटोला वाले जो व्यक्ति हैं वो इतने शिक्षित नहीं है कोरोना से, मतलब वैक्सीन से। वो भयभीत हैं इनसे। क्या वो सोचते हैं कि इसे लगने के बाद हमारे बच्चे नहीं होंगे और हमें मतलब इससे परेशानी होगी आगे चल के। न्यूज नेशन की टीम यूपी के सहारनपुर के कुतुब शेर इलाके की मुस्लिम बहुल इलाके ढोलीखाल पहुंची, तो यहाँ के लोग ना तो कोरोना को लेकर गंभीर नजर आए और ना ही वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन लगवाई आपने? जी सर, अभी तो नहीं लगाई। क्यों नहीं लगवाई? जब आप कोई महल्ले के अंदर कोई बड़ा छोटा कहेगा जब भी तो लगाएंगे। अभी कोई इस तरह का माहौल नहीं है यहाँ पे। वैक्सीन लगवाई? नहीं। क्यों नहीं लगवाई, बस ये तो बता सकते हैं आप? जब मालूम ही नहीं मुझे कहाँ लग रही है कि किस तरह होगा। अच्छा जी। अच्छा, कुछ लोग भ्रम पाले हुए हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी है। सर यहाँ के लोग इस तरह के हैं जी देखो, जो उनका भाई कहना, जब कोई बड़ा छोटा बताए तो इस तरह करेगा, इस तरह करे, जब भी तो कुछ करेंगे। जब हमें मालूम तो लगातार बता रही है, टीवी में भी विज्ञापन चल रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है, प्रशासन भी बता रहा है। जब हमें तो सेंटर का पता नहीं कहाँ पे है। न्यूज नेशन की टीम का अगला पड़ाव बना गोरखपुर शहर के बीचों बीच स्थित रसूलपुर मोहल्ला। करीब 90% मुस्लिम आबादी वाले इस मोहल्ले में भी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। यहाँ लोग ना तो मास्क पहनते हैं और ना ही टीकाकरण कराने के लिए आगे आते हैं। वैक्सीन लगवाई आपने? जी सर, अभी तो नहीं लगाई। क्यों नहीं लगवाई? जब आप कोई महल्ले के अंदर कोई बड़ा छोटा कहेगा जब भी तो लगाएंगे। अभी कोई इस तरह का माहौल नहीं है यहाँ पे। वैक्सीन लगवाई? नहीं। क्यों नहीं लगवाई, बस ये तो बता सकते हैं आप? जब मालूम ही नहीं मुझे कहाँ लग रही है कि किस तरह होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ के मुस्लिम बहुल इलाके ईदगाह में भी बने वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर निराश करने वाली ही है। इलाके में सिर्फ 20% मुस्लिम ही टीका लगवा रहे हैं। माइनॉरिटी में भी कुछ डाउट है वैक्सीन को लेकर? क्या कुछ है, लगता है कुछ डाउट होगा, तभी तो आदमी नहीं दिख रहा है। उससे ज़्यादा तो औरतें लगवाने आ रही हैं। माइनॉरिटीज के अंदर थोड़ी सी शंका आशा को सुबह है वैक्सीन को लेकर? है 30-35% है, इससे ऊपर ही है। वैक्सीन लगेगी तभी कोरोना हारेगा, ये बात आखिरकार मुस्लिम समाज को समझ क्यों नहीं आ रही है? जिस कोरोना को खत्म करने का कारगर हथियार ही वैक्सीन है, उससे मुसलमान दूर क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब हमने मुस्लिम धर्मगुरुओं से जानने की कोशिश की। असल में सबसे बड़ा जो मसला ये है कि जहाँ पर एजुकेशन का लेवल कम है और लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर ये दिक्कतें ज़्यादा देखने को आ रही हैं। और भी हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, मस्जिदों से भी ऐलानात हो रहे हैं। पिछले जुमे में भी मस्जिदों से ऐलान हुआ है। जाहिर है कोविड वैक्सीन को लेकर झिझक का ताल्लुक धर्म से नहीं है, चूँकि जमात इस्लामी हिंद और दूसरे इस्लामी धर्मगुरु टीकाकरण अभियान की हिमायत कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि वैक्सीन फोबिया का मुख्य कारण जागरूकता की कमी है और लोग अफवाहों और भ्रम के शिकार हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है? कहीं वो बयान तो नहीं जो इस तरह के बयानवीरों की जुबानी सुनने को मिलते हैं। जहाँ तक इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है, हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएं हुई हैं। हालांकि नेताजी अब अपने बयान से पलट गए, लेकिन इस तरह के बयानों से टीकाकरण को लेकर कंफ्यूजन पैदा होता है और बड़ी आबादी भ्रम की वजह से वैक्सीनेशन से कतराने लगती है। और सच्चाई ये भी है कि सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, समाज के दूसरे वर्गों में भी टीके को लेकर भ्रम है। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि वैक्सीन ही कोरोना से लड़ाई की आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार है। टीम न्यूज़ नेशन।
कोरोना संकट के बीच आर्थिक सेहत सुधारने के लिए इन दिनों पीएम मोदी को एक सलाह दी जा रही है। यह सलाह है ज्यादा से ज्यादा नोट छापने की। ऐसी सलाह रिजर्व बैंक के एक पूर्व गवर्नर भी दे चुके हैं। एक बार तो लगता है कि ज्यादा नोट छापेंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, लोगों के पास पैसा आएगा, रोजगार उनको मिलेगी और साथ ही अर्थव्यवस्था में बूम आ जाएगा। मुमकिन है एक बार को यह आपके मन में भी आए कि अगर नोट छाप दिए जाए तो सारी समस्या दूर हो सकती है। सरकार खूब सारा रुपया क्यों नहीं छाप देती, यह सवाल आपके मन में भी आ सकता है, लेकिन इसमें पेच कई हैं। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। कोरोना की सुनामी आई और इस सुनामी में 1.5 साल के बीच दो बार लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन ने कारोबार, व्यापार का भट्टा बिठा दिया और साथ में लाखों लोगों की नौकरियों और काम धंधों पर भी संकट खड़ा कर दिया। और इस संकट के बीच अब चर्चा चल पड़ी है ज्यादा से ज्यादा नोट छापने की, यानी आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोट छापेगा तो अर्थव्यवस्था दोगुनी रफ्तार से पटरी पर लौटेगी, लोगों को वापस से रोजगार और नौकरियां मिलने शुरू होंगी और व्यापार को फिर से बुलेट जैसी स्पीड हासिल हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या नोट छापने से मार्केट में आई मंदी दूर हो जाएगी? क्या ज्यादा नोट छपेंगे तो ज्यादा काम धंधे और ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी? मार्केट में ज्यादा नोट आएगा तो क्या लोगों की जेब में भी ज्यादा नोट आएंगे? इन सवालों को लेकर देश के बड़े अर्थशास्त्री दो धड़ों में बटे हैं। एक वर्ग जो कह रहा है कि आरबीआई को ज्यादा नोट छापना चाहिए और दूसरा वर्ग कह रहा है कि आरबीआई को ज्यादा नोट नहीं छापना चाहिए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव कहते हैं कि डायरेक्ट मॉनिटाइजेशन किसी भी देश के लिए आखिरी उपाय होना चाहिए। अगर भारी मात्रा में मुद्रा सिस्टम में आया तो ये लॉन्ग टर्म में महंगा साबित होगा। जबकि आरबीआई के दूसरे पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की राय सुब्बाराव से बिल्कुल अलग है। सुब्बाराव कहते हैं सिस्टम में मॉनेटरी एक्सपेंशन अप्रत्यक्ष तरीके से पहले से हो रहा है। आरबीआई अलग अलग माध्यमों से सिस्टम के अंदर बड़े पैमाने पर मुद्रा मुहैया करा रहा है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कोरोना काल के बीच आखिर अचानक से नोट छापने या ना छापने को लेकर चर्चा क्यों तेज है। आमतौर पर किसी भी महामारी के दौरान लोग कैश पैसा बचा कर रखते हैं ताकि संकट की घड़ी में कैश उनके काम आ सके। कोरोना काल में भी यही हुआ। इसका असर यह हुआ कि मार्केट में कैश का फ्लो कम हो गया, यानी लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन वो खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आ रही है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए, बाजार में अगर आपने कुछ सामान खरीदा तो यहाँ से रुपए का फ्लो शुरू हुआ, मार्केट से प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री हुई, फिर डिमांड बढ़ते ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलने शुरू हुए, रोजगार मिलने से लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ती है और फिर यही साइकिल घूमती रहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि बाजार में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए लोगों के पास जो कैश ठहरा हुआ है उसे सरकार निकाल नहीं सकती। लिहाजा अब नए तरीके से कैश फ्लो बढ़ाने के लिए नोट छापे जाने पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता और यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम भी नोट छापने की मांग कर चुके हैं। सरकार को वित्तीय घाटे की चिंता छोड़कर मौजूदा हालत में नए नोट छापना चाहिए। सरकार को इसका संपूर्ण अधिकार है, मगर आर्थिक उपायों को लेकर उसका रुख हिचक वाला है। अगर कदम नहीं उठाए गए तो एक और साल बर्बाद हो जाएगा। कोरोना काल में नोट छापने को लेकर अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है। कोरोना काल में अमेरिका ने ना सिर्फ डॉलर छापे बल्कि उन्हें सीधे सीधे जनता के खाते में ट्रांसफर भी कर दिया। अमेरिका की तरह कुछ यूरोपीय देशों ने भी ऐसा ही किया। हालांकि इसमें एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा, उनकी जरूरतें बेहिसाब तरीके से बढ़ेंगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। करेंसी ऑलरेडी मार्केट में 25 लाख करोड़ से ज्यादा है और कितनी करेंसी आप डालोगे तो महंगाई एक साल पहले जो थी वो आज 250-300% से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए नोट छापने का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना है। तो ये बात आरबीआई करेगी नहीं करेगी ये सरकार तय करेगा।
किसी भी देश में नोट कितना छपना है, ये कोई एक संस्था या कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता। देश की सरकार और सेंट्रल बैंक मिलकर नोट छापने का फैसला लेते हैं और इसे देश की जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तय करता है कि कब और कितने नोट छपने हैं। जब नोट छापे जाते हैं तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि नोट उतनी ही मात्रा में छापे जाएं जिससे कि महंगाई या फिर सरकार के खर्च की नोटबुक बिगड़ न जाए, जैसा कि वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में हुआ था। 2018 में वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इसके चलते पूरे देश में महंगाई हर दिन के साथ आसमान छूने लगी। 28,000 रुपए किलो टमाटर और लाखों रुपए में चिकन बिकने शुरू हो गए थे। बाजारों में रोजमर्रा के ज्यादातर सामान मिलने बंद हो गए। जिम्बाब्वे में भी एक समय में बहुत सारे नोट छापकर बड़ी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी रोजमर्रा की चीजों के लिए थैले भर भर के नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। हालांकि हिंदुस्तान में नए नोट छपेंगे या नहीं, इस सवाल को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काल्पनिक बताया है, क्योंकि आरबीआई फिलहाल देश में नए नोट छापने की तैयारी में नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको वो खबर बताते हैं जिसकी चर्चा पूरे दिन रही। नुसरत जहां ने अपनी ही शादी पर सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद कई सवाल हैं जिसका जवाब उनके फैंस भी चाह रहे हैं और लोग भी। सवाल यह है कि 2 साल में ही ऐसा क्या हो गया, नुसरत ने पति पर ही आधी रात में एटीएम से पैसा निकालने और ज्वेलरी ले लेने का आरोप क्यों लगा दिया। और इन सब से आगे का सवाल कि आगे क्या होगा, क्या नुसरत दूसरी शादी करने वाली हैं। इस पूरे मामले का आगे क्या होगा, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 7 फेरों के लिए बंधन की ये डोर बंधी थी 7 समंदर पार तुर्की में, जहां लाल जोड़े में सजी नुसरत जहां ने अपने सपनों के राजकुमार निखिल जैन के गले में वरमाला डालकर 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाई थी। तब फैंस ने पहली बार नुसरत को एक अलग रूप में देखा था। मांग में गहरा सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की माला। बोर्डरम के सी बीच पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले इन तस्वीरों को देखकर तब भला कौन ये कह सकता था कि रिश्ते का ये अटूट बंधन 2 साल भी नहीं टिकेगा। शादी के करीब 1.5 साल बाद ही नुसरत और निखिल के बीच दूरियों की वो खाई गहरी होने लगी जिसने इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। दो साल की शादी में पिछले 6 महीने से नुसरत जहां और निखिल जैन एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। और अब नुसरत ने कागज के एक पन्ने में पति पत्नी के बीच गहरी हुई इस खाई को लेकर जो जिक्र किया, उसने इस रिश्ते पर ही बिजली गिरा दी। इस कागज के जरिए नुसरत साफ साफ कहती हैं कि निखिल से उनकी शादी इनवैलिड है, यानी भारत में उसे कानूनी दर्जा हासिल नहीं है। बयान में आगे ये भी लिखा गया है कि अदालत के मुताबिक इस रिश्ते को शादी का नाम नहीं दिया जा सकता। ये एक लिव इन रिलेशनशिप जैसा रिश्ता है। नुसरत के बयान पर उनके पति निखिल जैन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। निखिल ने कहा है, हाँ, हम दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और पिछले साल नवंबर से दोनों ही अलग रह रहे हैं। मेरी नजर में ये शादी लीगल थी। उन्होंने जो भी कहा है मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हमारा मुद्दा कोर्ट तक पहुँच गया है। मैंने सिविल सूट फाइल किया है। मैं तब तक इस बात पर कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक मैटर कोर्ट में है। 2 साल की जिस शादी को नुसरत इनवैलिड बता रही हैं, उस शादी को उन्होंने खुद ही ऑफिशियल घोषित किया था। बंगाल के बशीरहाट लोकसभा सीट से सांसद नुसरत जहां का लोकसभा की वेबसाइट पर क्या स्टेटस है वो देखिए। इसमें उनके मैरिटल स्टेटस में मैरिड लिखा है। पिता के नाम वाली जगह पर निखिल जैन के नाम का जिक्र है। वो एक लीगली वैलिड शादी है और जहां तक बात है उस शादी के कानूनी स्टेटस की, इंटरफेथ मैरिज की बात है, जहां पर धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, वहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर किया जाता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर ना किया जाना ये इस बात का सबूत नहीं है कि जो टर्की में शादी हुई वो लीगली वैलिड नहीं है।
कानूनी पेच काफी हद तक समझ आता है, लेकिन आखिर नुसरत और निखिल के बीच ऐसा क्या हुआ जो हालात सार्वजनिक तौर पर बयान देने तक आ गए? इस सवाल का कुछ हद तक जवाब नुसरत के प्रेस स्टेटमेंट में भी मिलता है। इस बयान में आगे नुसरत की ओर से लिखा गया है, खुद को अमीर बताने वाले इस इंसान ने मुझ पर इसके धन के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जबकि मुझसे अलग होने के बाद भी गैर कानूनी तरीके से मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकालता रहा है। मैंने इस बारे में बैंक वालों से बात कर ली है, जल्द ही पुलिस में इसकी शिकायत करूंगी। उसके कहने पर मैंने अकाउंट की डिटेल दी थी। मेरे परमिशन के बिना उसने मेरे पैसों के साथ हेराफेरी की है। जल्द ही इसके प्रूफ भी सामने ले आऊंगी। इतना ही नहीं, इस हाई प्रोफाइल शादी में नुसरत ने दुल्हन की उस ज्वेलरी को हड़पने का भी आरोप निखिल पर लगाया है, जो ज्वेलरी नुसरत को शादी के मौके पर उनके माता पिता और रिश्तेदार ने दी थी। सवाल है कि जो नुसरत पिछले साल तक अपने पति के साथ खुशी में झूमती नजर आ रही थी, वो नुसरत अब अपने रिश्तों को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है? ये दुर्गा पूजा की तस्वीर है, जब नुसरत और निखिल एक साथ पूजा पंडाल में साथ साथ माता की भक्ति में झूमते नजर आए थे। देखकर ऐसा लगता है मानो नुसरत और निखिल की दास्तां मोहब्बत की स्याही से लिखी गई थी। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्यार के इस रिश्ते पर बिजली गिर गई? न्यूज नेशन ने इस बाबत नुसरत जहां से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के चलते नुसरत ने बात करने से इनकार कर दिया। नुसरत और निखिल के बीच जो कुछ हुआ वो उनकी निजी जिंदगी है, लेकिन लोग जरूर सोचेंगे कि जिस निखिल के लिए मुस्लिम नुसरत ने मांग में सिंदूर भरा, जिस सिंदूर के लिए कट्टरपंथियों की नफरत भी झेली, जिस रिश्ते के लिए नुसरत ने मजहबी लकीरों के फर्क को मिटा दिया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इस रिश्ते में फासलों की खाई बनती नजर आ रही है? टीम न्यूज नेशन। और अब वक्त अच्छी खबर का हो चला है। आपको जयपुर का एक ऐसा गांव दिखाते हैं जहां कोरोना की दूसरी लहर में भी वायरस की नो एंट्री है। देखिए, ये वो गांव है जहां पर कोरोना की नो एंट्री है, क्योंकि यहां पर लोग काफी सतर्क हैं और कोरोना यहां अपना पैर नहीं पसार सकता, कोरोना यहां नहीं आ सकता।